हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसमें हम 6 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मीन्स रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हम जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब टाइम के साथ रेट में जो चेंजेस आता है तो उसकी बात करें तो जैसे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होती है रेट भी डिक्रीज होती है। अब कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन की हेल्प से समझते हैं। देखिए, अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो उसमें आयरन की रस्टिंग एनहेंस हो जाती है। अब इसका रीजन क्या होता है तो देखिए, रेनी सीजन में एयर में वाटर वेपर की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से आयरन की रस्टिंग ज़्यादा होती है। अगर हम ड्राई एयर की बात करें तो उसमें वाटर वेपर की कंसंट्रेशन लो होती है, और लो कंसंट्रेशन होने की वजह से आयरन की रस्टिंग भी कम होती है। फिर बात करते हैं सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर की। देखिए, टेम्परेचर की बात करें तो इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर स्ट्राइकिंग इफेक्ट होता है, मींस नोटिसेबल इफेक्ट होता है। अब अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें तो उस पर रिएक्शन रेट नेग्लिजिबली स्लो होती है, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और एलिवेटेड टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर पर रिएक्शंस एक्सप्लोजिव भी हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रफ रूल दिया गया है जो कि बहुत यूजफुल होता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीमेंट लाते हैं तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, और अगर हम टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाते हैं तो उस केस में जो रेट है वो इस फैक्टर जितनी चेंज हो जाती है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पर हम HI का डीकम्पोजिशन डिस्कस कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो इस फैक्टर जितना इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए, रिएक्शन रेट के लॉग को हम 1/T के साथ प्लॉट करते हैं तो इससे मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती हैं, और इस तरह से जो वेरिएशन आते हैं उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती हैं। अब यहाँ पर K स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A भी पॉजिटिव एम्पिरिकल कांस्टेंट हो जाएंगे। अब A की वैल्यू इंटरसेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं और B की वैल्यू स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रेशर की। देखिए, इस फैक्टर को हम गैसियस रिएक्टेंट के केस में ही कंसीडर करते हैं। अब किसी भी गैस के लिए अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं गिवन वॉल्यूम में पार्टिकल्स एक दूसरे के पास ज्यादा आ जाते हैं, और इस वजह से उनके बीच में कोलिजन भी ज्यादा होता है, और कोलिजन ज्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं रिएक्टेंट्स का अगर प्रेशर हाई होता है तो उस रिएक्शन की रेट भी फास्ट होगी। फिर बात करते हैं सॉल्वेंट की। देखिए, सॉल्वेंट का जो नेचर है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स की रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन की रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं जिससे एस्टर और सोडियम आयोडाइड बनता है। अब देखिए, अगर हम सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड या मिथेनॉल में बनाते हैं तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड में मिथेनॉल के कंपैरिजन में 10 मिलियन टाइम्स रैपिड होती हैं। अब इसका रीजन क्या है तो देखिए, अगर हम डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड और मिथेनॉल की बात करें तो ये दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, और इनके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होती है। लेकिन मिथेनॉल एसीटेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, जबकि डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड एसीटेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एसीटेट आयन के जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। देखिए, ये हो गया DMF का स्ट्रक्चर, और ये हो गया मिथेनॉल और एसीटेट आयन के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब इसके अलावा जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है वो भी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करती हैं। देखिए, अगर हम हाईली विस्कस सॉल्वेंट्स की बात करें तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स स्लोली डिफ्यूज होंगे और ये पार्टिकल्स लेस विस्कस सॉल्वेंट्स में इजीली डिफ्यूज होते हैं। अब विस्कस सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिफ्यूज कम होते हैं तो उनके बीच में कोलिजन भी कम होता है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ रिएक्शन की जो रेट हैं वो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होती हैं। फिर बात करते हैं लाइट की। देखिए, हीट एनर्जी के साथ साथ रेडिएंट एनर्जी भी सर्टेन केमिकल रिएक्शंस की रेट को अल्टर करती हैं। यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी का मीनिंग है एक्सरे, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो वेव से ऑब्टेन्ड एनर्जी। अब इन रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेट एनहेंस हो जाती है। अब ऐसी रिएक्शंस जिनमें फोटॉन्स का यूज होता है उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में H2 और Cl2 की रिएक्शन से HCl का फॉर्मेशन। फिर बात करते हैं कैटलिस्ट की। तो देखिए, कुछ रिएक्शंस की रेट की बात करें तो वो सर्टेन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में अल्टर हो जाती हैं और इन सब्सटेंसेस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का जो डीकम्पोजिशन है उसकी रेट मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में स्पीड अप हो जाती है।